नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुर्जर। देखिए दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में आपको बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में जो आपका जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, वो उस क्लास के अंदर आपका खत्म हो गया था। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे जो अपनी क्लास रहेगी आज वो है दोस्तों आपकी महाजनपद काल के ऊपर। देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में जो आपके महाजनपद काल है उसके बारे में हम देखते हैं कि भारत में महाजनपद काल की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, या ऐसे क्या क्या कारण रहे हमारे देश के अंदर जो महाजनपद काल की स्थापना हुई हो। तो उसमें देखते हैं दोस्तों, देखिए आपका महाजनपद काल, आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है महाजनपद काल। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राजस्थान की जो भी एग्जाम होती है उन एग्जामों में यहां से आपके एक या दो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आने की पूरी जो संभावना है वो आपकी यहां से रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज्यादातर आपके जो महाजनपद है वहां से क्वेश्चन आते हैं, और उसके साथ में अपने जो राजस्थान के अंदर आपके महाजनपद है और जनपद है वहां से भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले जो आपका महाजनपद काल है, इस महाजनपद काल के अंदर जो इसका समय है वो है दोस्तों, देखिए समय दोस्तों महाजनपद काल का जो समय है आपका वो है 600 ईसा पूर्व, यानी कि इस समय के दौरान आपके महाजनपद की स्थापना हुई थी, या इस समय के दौरान हमारे देश में महाजनपद की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, जो महाजनपद काल है आपका यह है दोस्तों, देखिए इसकी जो शुरू होने के या महाजनपद काल बनने के क्या कारण थे। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका आता है कि इस काल के अंतर्गत जो आपका मनुष्य था वो दोस्तों कृषि व युद्ध के उपकरण, देखिए दोस्तों इस काल का जो आपका मनुष्य था उस मनुष्य ने दोस्तों कृषि और युद्ध के उपकरण इस काल के अंतर्गत बना ले। या अपन बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर आपको पता है कि आपका जो उत्तर वैदिक काल था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमारे देश के अंदर लोहे की जानकारी लोगों को हो चुकी थी। ध्यान रखना, किसकी जानकारी? लोहे की जानकारी लोगों को हो चुकी थी, और यह 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे को व्यक्ति जान चुके थे। तो इस काल के अंतर्गत जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, इन 100-200 वर्षों के दौरान जो आपका मानव था दोस्तों, वो मानव आपका लोहे की जानकारी होने के कारण कृषि के उपकरण, और ध्यान रखना कृषि के उपकरण के साथ में युद्ध के उपकरण भी दोस्तों इस समय का मानव लोहे से बनाने लग गया था। तो देखिए दोस्तों, इस काल का जो मनुष्य था आपका वो कृषि के उपकरण लोहे से बनाने के कारण कृषि के अंदर एक क्रांति आई। ध्यान रखना, क्या आई? एक क्रांति आई, और क्रांति आने के कारण इस समय का जो मानव था वो दोस्तों आत्मनिर्भर हो गया। किसमें? कृषि के अंदर आत्मनिर्भर हो चुका था। उसके बाद में बात आती है आपकी कि इस महाजनपद काल के अंतर्गत जो लोगों ने युद्ध के लिए लोहे से आपके उपकरण बनाना शुरू कर दिया, तो आपके दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंदर देखिए आपके वैदिक काल में दोस्तों जन था, और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपका क्या था? जनपद। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में क्या था? जनपद। और आपका महाजनपद काल में आपका दोस्तों क्या आता है? महाजनपद। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे देश में वैदिक काल था उस समय शासन की जो प्रमुख इकाई थी वो आपकी जन थी। उसके बाद में जन से दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या बना? जनपद बना। और उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में जनपद से दोस्तों किसका निर्माण हुआ? महाजनपदों का निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, जब महाजनपदों का निर्माण हुआ तो यहाँ कारण है आपके कृषि और युद्ध के उपकरण आपके लोहे से बनाने लग गए। ध्यान रखना, जब युद्ध के आक्रमण आपके इस समय से पहले जो मनुष्य आपका था वो दोस्तों
तांबा और कांसे धातु का ही प्रयोग करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपका मनुष्य लोहे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब लोहे का प्रयोग करना मानव ने शुरू कर दिया तो उसने दोस्तों आपके कृषि के उपकरण और युद्ध के उपकरण उसने लोहे से बनाना शुरू कर दिया। और जब मनुष्य ने युद्ध के उपकरण आपके लोहे से बनाना शुरू कर दिया तो इस काल के जो राजा थे आपके, उन राजाओं ने दोस्तों छोटे छोटे जो आपके जनपद थे उन जनपदों को दोस्तों युद्ध के अंदर हरा करके अपने साम्राज्य में उन जनपदों को मिला लिया। और किसका निर्माण हुआ दोस्तों? महाजनपदों का निर्माण हो गया। ये आपके महाजनपद के कुछ कारण है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो आपका महाजनपद के अंदर, देखिए दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे बात आती है कि जो आपका महाजनपद काल है दोस्तों, ध्यान रखना महाजनपद काल। देखिए दोस्तों इसका समय है आपका 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना समय क्या है? 600 ईसा पूर्व। अब आपका जो महाजनपद काल शुरू हुआ इसका स्थान कौन सा है? तो स्थान है दोस्तों इसका गंगा घाटी। कौन सा है? गंगा घाटी। किस स्थान के अंतर्गत महाजनपदों की शुरुआत मानी जाती है? तो वो स्थान है आपका दोस्तों कौन सा? गंगा घाटी का जो क्षेत्र है आपका वो महाजनपद काल का शुरुआत होने का स्थान माना जाता है। देखिए दोस्तों इसके उपनाम की महाजनपद जो काल था, इस काल को इतिहासकारों ने किस नाम से जाना है या किस नाम से पुकारा है वो हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसके उपनाम। देखिए दोस्तों इसके जो पहला उपनाम है यह है आपका कि भारत का दूसरा नगरीकरण। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इसका? पहला कि महाजनपद काल को दोस्तों भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस काल को भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस काल के अंतर्गत भारत में सिंधु सभ्यता के बाद में जो आपका दोस्तों नगरों का विकास हुआ वो किस काल में हुआ? महाजनपद काल में हुआ। इस कारण इस काल को भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। आपका प्रथम नगरीकरण दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंदर हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमें पहली बार हमारे देश के इतिहास में जो नगरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं कहां मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में। उसके बाद में आपकी वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता दोस्तों आपकी नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे ही आपकी वैदिक सभ्यता का अंत हुआ और किस काल की शुरुआत हो जाती है? महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। और इस काल के अंदर हमारे देश के इतिहास के अंदर दोस्तों नगरों के अवशेष हमें फिर से दोबारा से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इस कारण इस काल को दोस्तों भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इसके और क्या नाम है। देखिए दोस्तों इसका नाम है कि इस काल को दोस्तों सूत्र काल भी कहा जाता है। क्या नाम है अगला? कि इस काल को सूत्र काल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि अगला और क्या नाम है। इसका अगला नाम है दोस्तों आपका बुद्ध काल, कि इस काल को बुद्ध काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध काल भी दोस्तों इस काल को कहा जाता है। अगला और इसका नाम देखते हैं। ये आपकी जो तीन नाम है दोस्तों वो हमें किसके प्राप्त होते हैं? आपके महाजनपद काल के हमें तीनों नाम प्राप्त होते हैं कि इतिहासकारों ने आपके महाजनपद काल को दोस्तों इन तीन नामों से पुकारा है। ध्यान में रह जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, इसको देखते हैं एक बार और। देखिए महाजनपद काल हम देख रहे हैं। महाजनपद काल के अंतर्गत दोस्तों इसका समय है आपका 600 ईसा पूर्व के लगभग। इस काल की शुरुआत मानी जाती है भारतीय इतिहास के अंदर। उसके बाद में इसका जो स्थान है कि आपका महाजनपद काल किस स्थान पर शुरू हुआ, वो स्थान आपका आता है गंगा घाटी, कि इस काल की शुरुआत गंगा घाटी के मैदानों से मानी जाती है। आगे आते हैं कि इसके उपनाम कि आपके महाजनपद को किन नामों से जाना जाता है। पहला है इसका नाम भारत का दूसरा नगरीकरण। किस काल को कहते हैं?
आपके महाजनपद काल को भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसको इतिहासकारों ने सूत्र काल के नाम से भी जाना है। और दोस्तों आपका है अगला, इसका नाम आता है बुद्ध काल। इस काल को दोस्तों बुद्ध का काल भी कहा गया है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों आगे कि महाजनपद में आगे और क्या आता है। देखिए महाजनपद काल, इसमें आगे आता है दोस्तों कि इसका जो हमें जानकारी की जो श्रेष्ठ स्रोत मिलते हैं या जो विशेषता मिलती है वो है दोस्तों, देखिए सबसे पहले कि इसे हमें उत्तरी काले, ध्यान रखना, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, ध्यान रखना इस काल के अंतर्गत जो हमें सबसे बड़ी विशेषता मिलती है वो है कि उत्तरी काले पॉलिशदार जो बर्तन है किस काल के माने जाते हैं, आपके महाजनपद काल के माने जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका जो महाजनपद था वो दोस्तों आपका राज्य व राजनैतिक, राज्य और प्रशासनिक, जो महाजनपद काल था दोस्तों वो आपका राज्य व प्रशासनिक राजनीतिक इकाई को क्या कहा गया, महाजनपद। ध्यान रखना क्या कहा गया, महाजनपद। किसको, राज्य और प्रशासनिक जो आपकी इकाई थी उसको ही दोस्तों क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों कि आपका जो अगली बात आती है वह है दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं अब महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत, बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपद काल के जानकारी के स्रोत, देखिए दोस्तों कि हमें महाजनपद की काल की जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका कि हमें इस काल के अंतर्गत, ध्यान रखना, पहला आता है आपका पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखना कौन सा, पहला आता है आपका पुरातात्विक है, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है आपका दोस्तों साहित्यिक स्रोत। कौन सा है दूसरा, साहित्यिक स्रोत। इन दोनों स्रोतों से हमें महाजनपद काल की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, कि पुरातात्विक स्रोत से हमें महाजनपद काल की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, ये हमें जो पहली जानकारी के स्रोत उपलब्ध करवाता है आपके पुरातात्विक स्रोत के अंदर कि उत्तरी काले पॉलिशदार जो बर्तन है वो हमारे महाजनपद काल के माने जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आपका पहला कौन सा है, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन। दूसरा अवशेष जो हमें मिलता है वो है दोस्तों आपका आहत वह पंचमार्क सिक्के। ध्यान रखना कौन से, आहत वह पंचमार्क सिक्के भी दोस्तों हमें इस काल की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि महाजनपद काल से दोस्तों हमें कई सारे आहत व पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस कारण महाजनपद काल की जानकारी हमें आहत और पंचमार्क सिक्कों से भी मिले जाती है। देखिए दोस्तों जो आपके आहत सिक्के हैं, उसके बाद में आपका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ध्यान रखना किसका, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ध्यान रखना इस अभिलेख से भी हमें किस काल की जानकारी मिलती है, महाजनपद काल की जानकारी हमें इस अभिलेख से भी प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों आपके पुरातात्विक स्रोत थे। एक बार और देख लेते हैं। देखिए
आपके पुरातात्विक स्रोत के अंदर दोस्तों जो पहले हमें मिलती है जानकारी की उत्तरी काल पोलिसदार जो बर्तन है वो आपके महाजनपद काल के अंतर्गत हमें जहां भी प्राप्त होते हैं तो ये मान लेना कि ये महाजनपद काल के थे। उसके बाद में अगला आता है कि हमें इस काल की जानकारी देने वाले आपका आहत और पंचमार्क सिक्के भी हमें उत्खनन या कहीं से भी प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी किस काल की जानकारी देते हैं, महाजनपद काल की जानकारी देते हैं। उसके बाद में दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी का हमारा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हमें कलिंग से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख भी हमें महाजनपद काल की जानकारी देता है। तो हमें ये आपके क्या हो गए, पुरातात्विक स्रोत आपके हो गए कि यहां से हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो साहित्यिक स्रोत है इसमें हम देखते हैं पहला आता है आपका बौद्ध ग्रंथ। कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ। देखिए दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से दोस्तों हमें पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपदों की, 16 महाजनपदों की जानकारी पहली बार कहां से प्राप्त होती है, अंगुत्तर निकाय से। ये दोस्तों आपका जो अंगुत्तर निकाय है यह सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है, बौद्ध ग्रंथ है आपका सुत्त पिटक, उसका भाग कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय से हमें किसकी जानकारी मिल रही है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है अगला जैन ग्रंथ। कौन से, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में दोस्तों आपका आता है भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र। इस ग्रंथ में भी दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से, जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका एक और ग्रंथ आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। किसका है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ से भी दोस्तों हमें 22, ध्यान रखना कितने, 22 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपदों की, 22 महाजनपद। कौन बता रहा है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कि इस समय भारत के अंदर 22 महाजनपद थे। तो ध्यान में रह जाएगा, एक बार और देख लीजिए। देखिए दोस्तों साहित्यिक स्रोत में आपका आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले आपका अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें पहली बार कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हो रही है। उसके बाद में आपका जैन ग्रंथ आता है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है और भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। और पाणिनि का एक अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उस ग्रंथ से दोस्तों हमें 22 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों आपके महाजनपद काल को जानने के जो स्रोत है वो आपके सामने हैं और हमने इनको देख लिया है। देखिए दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए महाजनपद काल को जानने के 2 स्रोत प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों देखिए कि उत्तरी काले जो पोलिसदार बर्तन है ये न बर्तनों के द्वारा भी हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। और उसके बाद में आपके आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्कों से भी हमें किस काल की जानकारी मिलती है, महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। आगे आता है कि खारवेल का प्रथम शताब्दी का एक अभिलेख मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। कहां मिला, कलिंग में। यह अभिलेख भी हमें किसकी जानकारी देता है, महाजनपद काल की जानकारी देता है। आगे देखिए, आगे आपका आता है
साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर दोस्तों आपका सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के अंदर आपका बौद्ध ग्रंथ आते हैं और बौद्ध ग्रंथ में आपका अंगुत्तर निकाय है और इस ग्रंथ में पहली बार भारत के अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और फिर इसके बाद में जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी कितने महाजनपदों की जानकारी मिल रही है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिल रही है। उसके बाद में देखिए दोस्तों पाणिनि का ग्रंथ है का अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से भी दोस्तों हमें कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 22 महाजनपदों की जानकारी हमें पाणिनि के ग्रंथ से मिले जाती है। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी क्योंकि हमने इसको 2-3 बार अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों आगे महाजनपद काल। देखिए आगे बात आती है आपकी महाजनपद काल के अंतर्गत दोस्तों, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले महाजनपद काल में राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि महाजनपद के काल के समय हमारे राजस्थान में भी क्या कोई महाजनपद था या नहीं था, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों महाजनपद काल के समय जैसे भारत में महाजनपद काल थे वैसे हमारे राजस्थान में भी महाजनपद कितने थे, 2 महाजनपद थे। पहला आपका मत्स्य महाजनपद, दूसरा आपका सूरसेन महाजनपद। कौन सा, सूरसेन महाजनपद। ये 2 जनपद दोस्तों हमारे राजस्थान में भी शामिल थे। भारत में जो 16 महाजनपद वे उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद कहां स्थित थे, हमारे राजस्थान में थे। एक था आपका मत्स्य महाजनपद और दूसरा था आपका कौन सा दोस्तों, सूरसेन महाजनपद। अब देखिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं आपके मत्स्य जनपद को। मत्स्य जनपद के बारे में देखते हैं दोस्तों कि इस जनपद जो जनपद है आपका यह वर्तमान समय में आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर, वर्तमान समय में राजस्थान के 3 जिलों के अंदर स्थित था। ध्यान रखना आपका जो मत्स्य महाजनपद था वर्तमान समय में आपके जयपुर, अलवर और भरतपुर जिला है, इन 3 जिलों के अंदर आपका मत्स्य जनपद शामिल था या स्थित था। उसके बाद में देखते हैं कि आपकी जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी, ध्यान रखना राजधानी, देखिए दोस्तों इसकी राजधानी बैराट थी। क्या थी, बैराट या विराटनगर। ध्यान रखना कहां स्थित है, यह वर्तमान में आपके राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर आपकी ये नगर स्थित माना जाता है। आगे देखिए कि आपका जो मत्स्य जनपद था यह मत्स्य जनपद आपका महाभारत काल में दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिल रही है, आपके मत्स्य महाजनपद की दोस्तों में महाभारत काल में भी इस जनपद या महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। और इस जनपद का या मत्स्य जो शब्द है इसका पहली बार उल्लेख, ध्यान रखना पहली बार उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है, ऋग्वेद के अंदर हमें पहली बार मत्स्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखना बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि किसके बारे में पहली बार जानकारी कहां मिलती है, ऐसा कई बार कई एग्जामों में आपका क्वेश्चन आया है। इसलिए जो आपका मत्स्य जनपद है तो मत्स्य शब्द का पहली बार आपको उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद के अंदर हमें पहली बार मत्स्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। और इसका दोस्तों आपका महाभारत काल में भी इस जनपद की या महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था,
बैराट के अंदर, उस समय बैराट का राजा राजा विराट था। तो ध्यान में रखना कि महाभारत काल से संबंधित कौन सा महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद को महाभारत काल के समय का माना जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका जो एक बार और देख लीजिए, देखिए महाजनपद काल में राजस्थान के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो महाजनपद काल के समय हमारे राजस्थान में दो महाजनपद थे, एक तो आपका सूरसेन और दूसरा आपका कौन सा, मत्स्य। ये दो महाजनपद हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों महाजनपद काल के अंतर्गत थे। हमने सबसे पहले देखा मत्स्य जनपद या महाजनपद। दोस्तों ये वर्तमान समय के अंदर जो आपका प्राचीन काल के अंतर्गत जो मत्स्य जनपद था वो दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन तीनों जिलों के अंदर या इन जिलों के अंदर आपका मत्स्य महाजनपद स्थित था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपकी बैराट या विराट नगर थी, जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि महाभारत काल से भी हमें मत्स्य जनपद की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों इस मत्स्य शब्द का पहली बार उल्लेख हमें कहां मिलता है, ऋग्वेद के अंदर इसका हमें पहली बार उल्लेख प्राप्त होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं और आगे देखिए दोस्तों, आगे बात आती है। आगे आपका जो दूसरा महाजनपद था सूरसेन, कौन सा था, सूरसेन। देखिए दोस्तों जो सूरसेन महाजनपद था उसके बारे में हम देख रहे हैं कि इस महाजनपद के अंतर्गत हमारे राजस्थान में दोस्तों आपके धौलपुर और भरतपुर और करौली, इन जिलों के अंदर आपका ये जनपद स्थित था। ध्यान रखना कि आपका जो सूरसेन महाजनपद है राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और करौली के अंदर या इन जिलों के अंदर आपका ये महाजनपद स्थित था। उसके बाद में इसकी राजधानी देखते हैं। देखिए दोस्तों इसकी राजधानी कि आपके सूरसेन जनपद की राजधानी दोस्तों कौन सी थी, मथुरा थी। ध्यान रखना कौन सी थी, मथुरा। और इस जनपद से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का भी संबंध था। भगवान श्री कृष्ण का संबंध था किस जनपद से, या महाजनपद से दोस्तों आपका जो दोस्तों सूरसेन जनपद है, इस जनपद से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी माना जाता है। ध्यान में रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कि इस जनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। और कौन सा जनपद है, सूरसेन। राजस्थान में धौलपुर और आपका भरतपुर और करौली जिलों के अंतर्गत आपका ये जनपद शामिल था। राजधानी इसकी हो गई आपकी मथुरा। और किससे संबंधित था ये दोस्तों, आपका भगवान श्री कृष्ण से भी इस महाजनपद का संबंध माना जाता है। ये दोनों दोस्तों आपकी राजस्थान के महाजनपद थे। अब दोस्तों हम राजस्थान के कुछ जनपदों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के जनपदों के बारे में। देखिए दोस्तों जनपद, राजस्थान के जनपद, छोटे छोटे हैं लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। यहां से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और मजे आता है पढ़ने के अंदर भी, क्योंकि छोटे छोटे हैं। जैसे आपके जनपद है कि वो कौन से क्षेत्र में विस्तृत है और उसकी राजधानी कहाँ है या जानकारी उसकी कहाँ से मिलती है, यही चीजें पूछता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। देखिए दोस्तों राजस्थान के
जनपद। जनपद के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं आपका राजस्थान के जो आपके जनपद है उसमें दोस्तों आपका योधेय जनपद। पहला कौन सा है? योधेय जनपद। देखिए दोस्तों जो आपका योधेय जनपद है उसके बारे में देखते हैं। यह है वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान के जो आपके श्री गंगानगर जिला, कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला, इन जिलों के अंदर आपका ये जनपद विस्तृत था। ध्यान रखना, कौन से जिलों के अंदर? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर कौन सा जनपद विस्तार था आपका? तो दोस्तों वो योधेय था। योधेय जनपद राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत था। देखिए दोस्तों इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ध्यान रखना, जानकारी दोस्तों हमें इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख है। और अभिलेख में लिखा है कि, ध्यान रखना, कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। और गिरनार अभिलेख में जानकारी मिलती है कि योद्धाओं ने, ध्यान रखना, योद्धाओं ने कुषाण शक्ति से संघर्ष किया था। कुषाण शक्ति से संघर्ष किया था। ध्यान रखना, किससे जानकारी मिल रही है? हमें रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है और उसमें लिखा है कि योद्धाओं ने कुषाण जाति या कुषाण शक्ति से संघर्ष किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, आगे यहां तक समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए। देखिए योधेय जनपद हम देख रहे हैं। यह जनपद आपका वर्तमान में राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत है। और इस जनपद की जानकारी हमें गुजरात के शासक थे रुद्रदामन, उसका अभिलेख है आपका एक गिरनार। और इस अभिलेख में लिखा है कि योद्धाओं ने कुषाण राजाओं से संघर्ष किया था। तो जानकारी मिल गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका अगला दोस्तों जनपद आता है वो है आपका सीवी जनपद। कौन सा? देखिए दोस्तों सीवी जनपद, यह जनपद आपका वर्तमान में राजस्थान के आपके चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत था। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत था। ध्यान रखना, जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जनपद कौन सा है आपका? जनपद है आपका दोस्तों सीवी जनपद। और सीवी जनपद दोस्तों आपका कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपका सीवी जनपद स्थित था। अब देखते हैं इसकी राजधानी। देखिए दोस्तों राजधानी कि इसकी राजधानी कौन सी है? आपकी सीवी जनपद की राजधानी है दोस्तों नगरी। कौन सी है? नगरी। दोस्तों इसका नाम है आपका मध्यमिका। क्या नाम भी मिलता है? मध्यमिका। ध्यान रखना, इसकी राजधानी आपकी नगरी और मध्यमिका नामक नगर था। किसकी राजधानी? सीवी जनपद की। आगे देखिए दोस्तों हमें इस जनपद की जानकारी कहां से मिलती है? ध्यान रखना, जानकारी मिल रही है दोस्तों हमें पाणिनि का आपका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से दोस्तों किस जनपद की जानकारी मिलती है? आपके सीवी जनपद की। एक बार देख लीजिए। और दोस्तों देखिए राजस्थान के अंदर हम सीवी जनपद देख रहे हैं। सीवी जनपद जो वर्तमान में आपका चित्तौड़गढ़ जिला है वहां विस्तृत था प्राचीन काल में।
देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी है आपकी नगरी और माध्यमिका, एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसकी जानकारी दोस्तों हमें पाणिनि से ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वहां से इस जनपद की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी सीवी जाति है या जनपद है, हमें ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो आपका 10 राज्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर दोस्तों आपके एक तरफ तो राजा सुदास था जो भरत वंश का था, और दूसरी तरफ आपके 10 राज्य राजा थे जो 5 आर्य और 5 अनार्य। दोस्तों जो 5 अनार्य राजा थे, उन जातियों में दोस्तों आपकी एक सीवी जाति भी थी जो दोस्तों आपकी पहले पाकिस्तान के अंदर निवास करती थी, और धीरे धीरे समय के अनुसार ये जाति कहां आकर बस गई, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, और यहां इन्होंने क्या स्थापित किया, जनपद। तो ध्यान में रह जाएगा। अब आगे देखते हैं आपका अगला जनपद। देखिए दोस्तों, आपका अगला जनपद है राजन्य। कौन सा है, राजन्य। दोस्तों आपका यह जनपद वर्तमान में भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित था, किस जिले के अंदर स्थित था दोस्तों? ये जो राजन्य जनपद है आपका प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत सम्मिलित या स्थित था। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं आपके अगले जनपद। देखिए दोस्तों, अगले जनपद, अगला जनपद आता है आपका मालव जनपद। कौन सा, मालव जनपद। देखिए दोस्तों, मालव जनपद बहुत अच्छा है और कई बार यहां से आपका क्वेश्चन भी आया है। मालव जनपद के बारे में देखते हैं कि ये जो मालव जनपद है आपका, ये दोस्तों वर्तमान समय में आपके टोंक और जयपुर जिले में स्थित था। कौन से जिले हैं, आपके टोंक है और जयपुर है। ध्यान रखना, मालव जनपद आपका राजस्थान के अंदर जयपुर और टोंक जिले के अंदर विस्तारित था प्राचीन काल के समय। देखिए राजधानी है दोस्तों इस जनपद की, आपकी सुना होगा अपने नाम, राजधानी है इसका नगर। सुना होगा, कौन सी है इसकी राजधानी, नगर। देखिए दोस्तों, जिसकी राजधानी नगर थी, इस नगर को दोस्तों प्राचीन काल के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता था, कारकोट नगर के नाम से जाना जाता था। कौन सा नगर है, कारकोट नगर। किसको जाना जाता था, प्राचीन काल में जो आपका मालव जनपद है, उस मालव जनपद की राजधानी नगर है, और नगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया है, आपका कारकोट नगर के नाम से जाना गया है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आपका कि इस नगर को दोस्तों खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। कौन सी सभ्यता, खेड़ा सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस नगर को किस नाम से भी जाना गया है, खेड़ा सभ्यता के नाम से भी इस नगर को जाना गया है। आगे देखते हैं इसकी राजधानी के बाद में कि मालव गण के जो सिक्के हैं राजस्थान में मालव जनपद के सिक्के सर्वाधिक दोस्तों हमें रेड नगर के अंदर प्राप्त हुए हैं। कहां मिले हैं, रेड जो आपकी सभ्यता थी, इस नगर के अंदर हमें राजस्थान का जो आपका मालव जनपद है, इस जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें कहां से प्राप्त होते हैं, रेड नामक नगर से इस जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि आपका जो अगला, देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए हम महाजनपद काल के अंतर्गत राजस्थान के अंदर मालव जनपद देख रहे हैं, और मालव जनपद के अंदर दोस्तों हम देखा कि यह जनपद आपका टोंक और जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित था। उसके बाद में देखा कि इस जनपद की राजधानी आपकी नगर है, और नगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है। नगर को दोस्तों प्राचीन काल में खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। देखिए दोस्तों, आपका जो मालव जनपद है, इस मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के राजस्थान के अंदर
कहां से मिले? रेड नामक नगर से प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगला देखिए जनपद, अगला जो आपका जनपद आता है बहुत अच्छा है और उसका नाम है दोस्तों आपका जांगल जनपद। देखिए दोस्तों जांगल जनपद आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस जनपद वर्तमान समय में आपका यह जनपद बीकानेर और जोधपुर, इन दोनों जिलों के अंदर आपका यह जनपद स्थित है या था प्राचीन काल के अंतर्गत। कौन सा जनपद है? जांगल जनपद। कौन से जिलों के अंदर स्थित था? राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर जिलों के अंदर विस्तृत था। देखिए दोस्तों इस जनपद को महाभारत काल में देखिए दोस्तों इस जनपद को महाभारत काल में जांगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल। किस काल के अंतर्गत? दोस्तों आपका काल है महाभारत काल के अंदर इस जनपद को दोस्तों क्या कहा गया है? जांगल कहा गया है। ध्यान में रह जाएगा कि इसको महाभारत काल के अंतर्गत इस जनपद को किस नाम से जाना गया है? जांगल जनपद के नाम से इस जनपद को जाना गया है। उसके बाद में देखते हैं कि इस जनपद को दोस्तों आपका इसकी जो राजधानी है, राजधानी कि इस जनपद की राजधानी कौन सी है? राजधानी देखते हैं, इसकी राजधानी है दोस्तों आपकी अहिछत्रपुर। कौन सी है? अहिछत्रपुर। और वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? नागौर इसका नाम है। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम नागौर है। प्राचीन काल में यह नागौर आपका जांगल प्रदेश या जांगल जनपद की राजधानी थी। देखिए दोस्तों इसे बीकानेर के जो राजा थे दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर के राजा जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण अपने आप को स्वयं को दोस्तों क्या कहा है उन्होंने? जांगलधर बादशाह। क्या कहा है? जांगलधर बादशाह। अपने आप को बीकानेर के राजाओं ने ये कहा है कि हम जांगल प्रदेश के राजा है और अपने आप को जांगलधर बादशाह इन्होंने कहा है। और बीकानेर का जो राज चिन्ह है दोस्तों उस पर भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ अंकित हमें प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान के कुछ जनपद और महाजनपद थे जो हमने इसको देख लिया है और पढ़ लिया है। हम आगे की जो क्लास होगी दोस्तों अपने उसमें भारत के 16 महाजनपद के बारे में हमें देखेंगे। हाँ तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कल इसी समय पर आपके साथ, वही जोश वही जुनून के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार।